नमस्कार साथियों, जय हिंद शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, जिसमें हमने पिछले वीडियोस में मध्य प्रदेश के जनजातीय परिदृश्य को हमने देख लिया था। उसके बाद हमने मध्य प्रदेश और ओवरऑल जो जनजातियों से संबंधित जो आर्टिकल्स थे वो हमने देख लिए थे। और उसके बाद पिछले लेक्चर में हमने जो है वो जनजाति संबंधित जो संस्थान थे उनको हमने देखा था, है ना। हम प्रयास कर रहे थे कल की कोई एक ट्राइब चालू कर दे, लेकिन समय के अभाव के कारण वो चीज़ें हो नहीं पाई। तो आज से हम जो है वो ट्राइब चालू करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक बेसिक चीज़ें हम जो है तैयार करते हुए चले। देखिए है क्या, पढ़ने को बहुत कुछ है ना। अब एक ट्राइब में आप पढ़ेंगे तो आप एक ट्राइब के बारे में लगभग 20-25 पेज तक पढ़ सकते हैं। बड़ी बड़ी 300-300 पेज की किताबें आती है एक ट्राइब्स के ऊपर। पर अभी जब हमको बिल्कुल भी नहीं पता तब हम उतना सारा एक साथ पढ़ें तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। क्योंकि भाई हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो हमेशा ध्यान रखिए शुरुआत में एटलीस्ट हमको बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो अभी हम वही करेंगे कि भाई हर ट्राइब की जो बेसिक चीज़ें वो पढ़ेंगे। फिर कुछ ज्ञान समय के साथ साथ आता चलता है ना। जैसे आप जब MCQs लगाएंगे तो आपको कुछ अलग, जब हम MCQ वगैरह देखेंगे तब कुछ अलग आपको नॉलेज, कुछ अलग फैक्ट्स मिलेंगे, तो उनको भी आप वहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स के पीछे नहीं भागना है। पहले कोशिश करनी है कि हम अभी नए हैं तो कम से कम बेसिक चीज़ें हमको पता हो। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हम पढ़ते हैं एक साथ फैक्ट और हम नहीं जानते उसके बारे में, अभी क्या है आपको इन्हीं फैक्ट्स को याद करना पड़ेगा। जब ये फैक्ट्स आपको याद हो जाएं फिर क्या करें, हम और नए फैक्ट्स लेकर आएँ। अब पूरे फैक्ट्स को अगर हम एक साथ देख लेंगे तो फिर क्या होगा भाई, सब कुछ खिचड़ी हो जाएगा और फिर आप जो है वो याद नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक चीज़ें यहाँ से अधिकतर जो है वो सवाल बनते हैं, उनको हम देखते हुए चलते हैं। तो आज से चालू करेंगे मध्य प्रदेश की ट्राइब, ठीक। और मध्य प्रदेश में सबसे पहली ट्राइब जो है वो कौन सी हो जाएगी भाई, आपका भील ट्राइब हो जाएगी, ठीक। तो देख लो ऐसे दिखते हैं भाई भील, है ना। कोई पहचान का हो तो देख लेना, किसी को देखा हो तो ठीक चलेगा। नहीं, ये तो वो हो गया जब अपना कोई कार्यक्रम मना रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, है ना। और ये हो गया जब सामान्य तौर पर रहते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हो गई। जैसे भाई अभी तुम लोग सामान्य तौर पर हो, है ना। अब जैसी शादी में जाओगे तो ऐसे बन जाओगे, है ना। फिर तुम लोग को पहचान नहीं पाएगा। कहीं तुम लोग फंक्शन में जाओगे तो तुम लोग ऐसे बन गए, है ना। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई भील ट्राइब, है ना। कल हमने इससे पहले मैंने आपको बताया था फॉर्मेट कि किसी भी ट्राइब में बेसिकली हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है, ठीक। चलिए तो भील ट्राइब की अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना, भील ट्राइब जो है वहाँ पीछे तक विजुअल है ना, दिख रहा है क्लियर। चलो भील ट्राइब की अगर हम बात करें तो सबसे मेन पॉइंट ध्यान रखना, भील ट्राइब जो है वो क्या है भाई, आपका मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। हमने ये पॉइंट देखा था, ठीक। तो मध्य प्रदेश की क्या है भाई, आपकी सबसे बड़ी जनजाति है। हमने इसकी पॉपुलेशन देखी थी, लगभग जो है वो 59.9 लाख पॉपुलेशन जो है वो किसकी है, मध्य प्रदेश में जो है वो भील ट्राइब की है। और भाई भील ट्राइब ध्यान रखना, देखिए क्या होता है, अगर हम देखें तो भाई हमारे यहाँ भारत में कई प्रजाति के लोग रहते हैं, जिसमें दो मैन हैं। एक अगर हम बात करें तो द्रविड़ मूल के लोग जो लगभग दक्षिण में देखने को मिलते हैं, और एक आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह के रूप होते हैं, और एक होते हैं आपके आर्य प्रजाति, है ना। तो उसमें भी अगर हम देखें तो भाई ये जो आपकी जनजाति है इसका संबंध किससे भाई, आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव प्रजाति से इसका संबंध है। केवल इस फैक्ट को ध्यान रखना, ठीक। सबसे बड़ी जनजाति है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव प्रजाति से क्या रहेगा भाई, इसका संबंध होगा, ठीक। चलिए अब समझना, ये भील शब्द है ये कहाँ से आया, तो भील शब्द दो जगह से आया है ना। वैसे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ही है, लेकिन भील शब्द दो जगह से आया है। कौन सी दो जगह से आया है, एक आया है तमिल से, ठीक। एक आया है तमिल से और दूसरा किससे आया है भाई, आपका संस्कृत से आया है, ठीक। तमिल का एक शब्द है जिसमें है, जिसको हम कहते हैं विल्लुवर, ठीक। तो ध्यान रखना, तमिल का एक शब्द है जिसको कहा जाता है विल्लुवर, और भाई संस्कृत का एक शब्द है जिसको कहा जाता है भिल, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के विल्लुवर शब्द से मानी जाती है, और साथ ही साथ में संस्कृत के किससे मानी जाती है भाई, ध्यान रखिएगा, संस्कृत के भिल शब्द से मानी जाती है। और भाई ध्यान रखना, दोनों का अर्थ क्या होता है, दोनों का अर्थ होता है धनुष। और भाई जो भील जनजाति होती है इनको जो है ये धनुर्विद्या में निपुण होते हैं, इनको धनुष चलाना बहुत अच्छे से आता है, इनको भील्स द बोमैन कहा जाता है, मतलब धनुष वाले व्यक्ति जो है इनको कहा जाता है। जैसे बैटमैन सुपरमैन होता है ना, वैसे इनको बोमैन कहा जाता है, मतलब बाण वाला व्यक्ति। इनके पास ये युद्ध में आपने देखा होगा, जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं
तो भाई जो विद्रोह वगैरह हुए, जो लड़ाइयाँ वगैरह हुई, उसमें सेना में कौन शामिल होते थे मेनली भाई? आपकी भील शामिल होते थे, क्योंकि भाई ये आपकी युद्धप्रिय जनजाति और धनुष बाण चलाने में आपका जो है धनुर्विद्या में क्या है भाई? आपका ये निपुण है। ठीक, तो ध्यान रखना इसकी उत्पत्ति दो जगह से हुई है, तमिल के विल्लुवर से और संस्कृत के भिल से, जिसका अर्थ क्या होता है भाई? आपका धनुष होता है। और ये लोग धनुर्विद्या में निपुण है, इसलिए इनको क्या कहा गया भाई? आपका भील कहा गया। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई इनके लिए जो है वो अगर हम प्राचीन ग्रंथों में बात करें तो भाई वेदों में या ग्रंथों में इनके लिए एक शब्द यूज किया गया है जिसको कहा जाता है अनास, है ना। बेसिकली अनास एक नदी के नाम पर जो इस क्षेत्र में बहती थी, वहां पर एक अनास नदी का उल्लेख मिलता है। और भाई इनको जो है प्राचीन वेदों में क्या कहा गया भाई? आपका अनासवासी कहा गया, मतलब जो अनास के आसपास जो है वो आपका रहते थे। ठीक, चलिए लेकिन अगर हम बात करें भील शब्द की बात करें कि भाई भील शब्द का सबसे पहला प्रयोग क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, मैंने आपको ये कीवर्ड्स में दिए हुए इस बार, है ना। हर एक पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कीवर्ड्स आपको दिए हैं जो सामान्य बेसिक चीजें जो हमने कल चर्चा करी थी कि भाई समाज पितृसत्तात्मक होता है, ज्वाइंट फैमिली मिलती है, भूत प्रेत जादू टोना मानते, सब चीजें मैंने इसमें से हटा दी, क्योंकि भाई ये सब मैंने कल आपको बताया था कि सामान्य तौर पर सभी जनजातियां जो मानी जाती है, तो यहाँ पर मैंने टू द पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना भील शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसमें हुआ था? तो एक रचना है जिसका नाम है कथा सरित सागर, और किसकी रचना है भाई? आपकी गुंतफा की रचना है। तो ध्यान रखना गुंतफा की कथा सरित सागर में भील शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया, है ना। वेदों में क्या कहा गया है? अनास कहा गया है। और पहली बार प्रयोग कब हुआ है आपका? ध्यान रखिएगा, ये हुआ है आपका कथा सरित सागर में। ठीक, चलिए भौगोलिक वितरण की बात करें, भौगोलिक वितरण मतलब ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भाई हमने देखा था, जब हमने शुरुआत में जनजाति परिदृश्य देखा था, तो हमने देखा था कि भाई ये जो वेस्टर्न आपका मालवा वाला एरिया और जो निमाड़ वाला एरिया है, यहाँ पर क्या मिलती है भाई? आपको जो है ये जनजाति देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक, अगर हम केवल क्षेत्र की बात करें तो सबसे आपका कहाँ मिलेगा? पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। प्रमुख जिले कौन कौन से हो जाएंगे भाई? धार हो गया। ठीक, धार के बाद अगर हम बात करें झाबुआ अलीराजपुर वाला क्षेत्र हो गया, और इसके बाद पश्चिमी निमाड़ हो गया। पश्चिमी निमाड़ मतलब क्या हो गया? खरगोन और बड़वानी वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पर प्रमुखता ये जनजाति जो है वो पाई जाती है। प्रमुखता पाई जाती मतलब ऐसा नहीं कि इसके अलावा कहीं और नहीं पाई जाती होगी, हो सकता है प्रवसित हो गए हो, माइग्रेट हो गए हो कहीं पर जाकर, या जो है आसपास के जिलों में थोड़ी बहुत पाई जा रही हो, लेकिन हम एक मेन सेंट्रलाइजेशन की इनकी बात कर रहे हैं कि भाई मेनली इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका कहाँ पाया जाता है? तो वेस्टर्न मालवा ध्यान रखिएगा, धार अलीराजपुर झाबुआ वाला क्षेत्र हो गया, और भाई आपका पश्चिमी निमाड़ मतलब खरगोन और बड़वानी वाला क्षेत्र हो गया। ठीक, इसके अतिरिक्त ध्यान रखना ये जो आपके क्षेत्र है, आप देखेंगे ये भाई आपका राजस्थान और गुजरात से लगे हुए क्षेत्र है, राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र से लगे हुए क्षेत्र है। और ये जनजाति ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के साथ साथ कहाँ देखने को मिलेगी भाई? राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में भी देखने को मिलेंगी। तो इस पॉइंट को आप जो है वो ध्यान रखना, ये जनजाति पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है। पश्चिमी क्षेत्र में हमारी सीमा 3 राज्यों से मिलती है, पश्चिम और दक्षिण में। कौन कौन सा भाई? एक राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। और इसीलिए भाई ये जनजाति मध्य प्रदेश के साथ साथ कहाँ पाई जाएगी भाई? इन 3 राज्यों में भी पाई जाएगी। बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं किसकी भाई? इनकी सामाजिक विशेषताओं की। अब ध्यान रखना मैंने आपको कल बताया था कि हमको कुछ चीज़ें याद रखनी है, पिछले हमने क्लासेस में देखा था कि कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले बात करें तो उपजातियाँ, मैंने बताया था उपजातियाँ आपको याद रहेंगी, उपजातियां आपको याद रहेंगी, लेकिन आप क्या होंगे? भूल जाएंगे। भूलेंगे मतलब कंफ्यूज होंगे कि भाई हमने पढ़ा तो था पटेलिया, लेकिन थी किसकी, ये भूल जाएंगे, है ना। तो हमको क्या करना है भाई? ध्यान रखना, हमको जो है वो ये इंफॉर्मेशन को एक साथ जो है एक जगह पर लिख लेना है, ताकि क्या रहे भाई? हमको जो है कंफ्यूजन ना हो। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना अगर हम भील की उपजातियों की बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा भील और भिलाला सबसे महत्वपूर्ण हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई
आपका पटेलिया, बरेला, राठिया, उमड़ी, कालिया, उलजा, तड़वी, ये सारे क्या है भाई इनकी उपजातियां हैं। मतलब भील के अंदर भी बहुत सारी सबकास्ट हैं। और ये सबकास्ट कौन कौन सी है तो ध्यान रखना, भील हो गया, भिलाला हो गया, बरेला हो गया, पटालिया हो गया, इसके बाद ये पटियालिया या पटेलिया इसको कहते हैं, इसके बाद उमड़ी हो गया, ताड़वी हो गया, कलिया हो गया, उजला हो गया, है ना। तो अब क्या करो, अब जब भी आप याद करो तो आगे भील शब्द लगा दो, भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया, कलिया, उजला, तमड़ी, उड़वी, है ना। तो ये सब आप नाम लगा दो तो इससे क्या रहेगा भाई आपको याद रहेगा कि हाँ भील शब्द आगे जोड़ा हुआ। ठीक, चलिए, तो ये यहाँ से सवाल क्या होता है, हमको याद रहता है कि हमने पढ़ा हुआ है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक, इसमें सबसे बड़ी इनकी जो सब ट्राइब है वो कौन सी है भाई आपका भिलाला सब ट्राइब है। देखिए है क्या, एक्चुअल में भील की ही एक सब कास्ट है भिलाला। ठीक, और ध्यान रखना है क्या कि भिलाला जनजाति अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है अगर हम भीलों से बात करें, क्योंकि भाई ये आपके एजुकेटेड हो चुके हैं और साथ ही साथ में इनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है और इनके पास पैसा अच्छा है। या इनके कंपैरिजन में अगर हम बात करें भील के तो इनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, तो इनकी लाइफ स्टाइल क्या है आपकी बेहतर है। तो ये क्या करती है, अपने आप को भील से अलग मानती है। ठीक, अपने आप को भील से अलग जो है वो कास्ट के रूप में भी मानती है। एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पर भाई, जो भील जनजाति है ना, ये भील जनजाति अपनी उत्पत्ति मानती है महादेव से, कि हम भाई किससे उत्पन्न हुए हैं, महादेव से उत्पन्न हुए हैं। जबकि भिलाला जनजाति जो है ना, ये भिलाला जनजाति क्या मानती है कि भाई हम किसके वंशज हैं, हम है भाई महाराणा प्रताप के वंशज। ठीक, तो ध्यान रखना, ये भी एक इंफॉर्मेशन जो है ध्यान रखना कि भाई जो है वो भील जनजाति महादेव को मानती है और भाई भिलाला जनजाति किसको मानती है भाई आपका राणा प्रताप को मानती है। इसके बाद भाई भिलाला जनजाति जो है ये अपना जो उत्पत्ति स्थल है, अपना जो मूल स्थान है, ये मूल स्थान मानती है छत्तीसगढ़ को। ठीक, तो ध्यान रखना ये अपना मूल स्थान क्या मानती है तो भाई ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ को मानती है। ठीक, चलिए, इसके बाद एक इसमें और आपके जो है वो जनजाति इंपॉर्टेंट रहेगी जिसको कहा जाता है ताड़वी या तड़वी कहा जाता है। और ये वो आपके जो है भील है जो भाई औरंगजेब के समय किसमें कन्वर्ट हो गए थे, मुस्लिम धर्म में जो है वो आपका परिवर्तित हो गए थे। तो भाई मुस्लिम धर्म को मानने वाले भील कौन से होंगे, आपके तड़वी भील होंगे। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट इसकी उपजातियां हैं, भिलाला उपजाति इंपॉर्टेंट हो गई और तड़वी ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, बाकी मैंने इसमें आपको दे दिया है कि इन सभी का समाज क्या होता है भाई आपका पितृसत्तात्मक समाज होता है, या अगर हम बात करें पैट्रियार्कल सोसाइटी इनकी होती है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, पुरुष प्रधान जो है वो क्या होती है भाई सोसाइटी होती है। इसके बाद भाई एक ही गोत्र में विवाह क्या होता है आपका वर्जित होता है, एक ही गोत्र में जो है वो विवाह नहीं करते। हमारे यहाँ भी लगभग एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है। ठीक, इस पर हमने कल चर्चा करी थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई ज्वाइंट फैमिली का कस्टम इनमें पाया जाता है, संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें इनके विवाह की, ठीक, चलिए, तो इनके विवाह में देखिए कुछ इनके विवाह लगभग सभी के समान आपको विवाह देखने को मिलेंगे, बस क्या हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, है ना। बस क्या होगा, उस विवाह का नाम चेंज होगा। जैसे कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका भाई नाम क्या होता है क्षेत्र के हिसाब से चेंज हो जाता है, होती चीज़ वही है लेकिन भाई क्षेत्र के हिसाब से क्या हो गया, नाम चेंज हो गया। वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग ये आपको जो है प्रथाएं सब में देखने को मिलेंगी, बस क्या होगा उसका नाम अलग अलग होता हुआ चलेगा। जैसे अगर हम बात करें तो भाई इनके विवाह में अगर देखा जाए तो एक सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो गया भाई अपहरण विवाह, है ना। वो एक गाना है ना, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के घर से, है ना। तो वही है ये वाला, है ना, कि भाई क्या हो गया, भगा कर लेके चले गए, भगा कर नहीं लेके गए, किडनैप कर लिया, है ना, समझना। भगाने वाला तो ये वाला है, ठीक, गंधर्व विवाह, है ना। अपहरण में क्या हो गया कि भाई किडनैप कर लिया, है ना, हमको कन्या पसंद आ गई, या मान लो कन्या को कन्ना पसंद आ गया, मतलब लड़का पसंद आ गया, है ना। और उसके बाद क्या हुआ भाई, अब मान तो नहीं रहा सामने वाला, तो क्या कर लो भाई, किडनैप कर लो, है ना। और किडनैप करके क्या कर लो भाई, शादी कर लो। तो एक होता है अपहरण विवाह, दूसरा कौन सा होता है भाई आपका गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब क्या हो गया भाई आपका प्रेम विवाह, जो सामान्य तौर पर हमारे यहाँ जाना जाता है। ठीक, चलिए, इसके बाद अगला होता है, ध्यान रखिएगा,
इसको कहा जाता है परचेस मैरिज कहा जाता है, या एक्सचेंज मैरिज कहा जाता है, या जिसको कहा जाता है विनिमय विवाह कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, कन्या का मूल्य दिया जाता है। मतलब सिंपल चीज समझिए कि हम कन्या को मूल्य देकर, मतलब क्या, वर पक्ष पैसा देता है किसको भाई, आपका वधु पक्ष को पैसा देता है, मतलब दहेज देता है। वर पक्ष किसको दहेज देता है, वधु पक्ष को दहेज देता है। ये कस्टम इसमें दापा प्रथा के नाम से जाना जाता है ना। तो इसमें ध्यान रखना, ये जो कन्या का मूल्य दिया जाता है ना, जो दहेज दिया जाता है, इस दहेज को जो है वो किस नाम से जाना जाता है, दापा कस्टम के नाम से जाना जाता है। और भाई यहाँ पर क्या होता है, मूल्य को देकर हम क्या करते हैं भाई, कन्या को खरीदते हैं। और आप सोचो, अब आप जब शादी की बात करते हैं और आप दहेज की बात करते हैं कि हमको 5 लाख चाहिए, हमको 10 लाख चाहिए, हमको 50 लाख चाहिए, हम ऐसा ही बन गए, तो आप दहेज नहीं मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मेरी कीमत इतनी है मार्केट में, है ना, तो मुझे खरीद सकते हो तो इतने में खरीद लो। तो आप क्या करते हैं भाई, अपने आप को बेचते हैं। और फिर इसीलिए जब दहेज लेते हो तो फिर काम करना पड़ता है तगड़ा, है ना। फिर घर वाले सब काम कराते हैं कि बेटा पैसे तो दिए थे, तुमको 50 लाख में खरीदे हैं। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखिएगा, क्रय विनिमय विवाह। अब देखो यहाँ पर क्या है, दो तीन चीजें चलती हैं। जैसे भाई जरूरी नहीं है कि इसमें आपका पैसा दिया जाए, मतलब कुछ आपका नगद भी दिया जा सकता है ना। तो नगद के साथ साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर अन्न वगैरह भी दिया जा सकता है, पशु भी दिया जा सकते हैं। मतलब क्या, एक्सचेंज करना, है ना। कि भाई जैसे मान लीजिए गौंड जनजाति और कई जनजातियों में जो है वो एक बैल देने की परंपरा है, बैल, कपड़ा और सूअर देने की परंपरा है ना, कि भाई हमारा सूअर तुम ले लो और अपनी गाय हमारे यहाँ भेज दो, है ना। ठीक, और फिर वो गाय यहाँ पर शेरनी बन के कब्जा करेगी। चलिए, तो ध्यान रखना, नगद और अन्न वगैरह जो है इसमें आपका ये भी दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगला है भाई क्या, आपका घर जमाई विवाह, है ना। तो ये भाई हो गया कि भाई आपका जो है विवाह करने के बाद दूल्हा जो है वो कहाँ आ जाएगा भाई, दुल्हन के घर में आ जाएगा। मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है उसका लगभग उल्टा हो गया। ठीक, तो भाई क्या हो गया, दूल्हा जो है वो कहाँ चला गया, दुल्हन के यहाँ रहेगा, और जमाई बनकर जो है वहाँ पर अपने सास ससुर और बीबी क्या करेगा भाई, सेवा करेगा। तो इसको क्या कहा जाएगा भाई, आपका घर जमाई। जब यही घर जमाई विवाह गौंड जनजाति में जाएंगे तो इसको लमसेना विवाह कह दिया जाएगा, है ना। चलिए, फिर ध्यान रखना, इसके बाद भाई ध्यान रखना, नात्रा मैरिज ध्यान रखिएगा। नात्रा क्या है, तो भाई नात्रा ध्यान रखना, नात्रा जो है वो विधवा पुनर्विवाह को, या अगर हम बात करें जो विडो री मैरिज होती है उसको क्या कहा जाता है भाई, नात्रा कहा जाता है। इस शब्द को ध्यान रखना, नात्रा विवाह क्या है, नात्रा मतलब हो गया जो आपका भाई विडो री मैरिज होती है, विधवा पुनर्विवाह होता है, इसमें क्या होता है भाई, नात्रा विवाह इसको कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक, चलिए, फिर दापा कस्टम मैंने अभी आपको बताया कि दापा कस्टम में क्या है भाई, आपका वर पक्ष के द्वारा दहेज के रूप में किसको भाई, आपका वधु को मूल्य दिया जाता है। वधु का मूल्य जो है उसके घर वालों को दिया जाता है, और सरकार इसको रोकने के लिए एक अभियान चला रही है 2016 से, जिसका नाम क्या है भाई, साथीदार अभियान। ठीक, तो ध्यान रखना, साथीदार अभियान जो है वो दापा कस्टम को बंद करने के लिए, दापा कस्टम को रोकने के लिए जो है वो आपका चलाया जा रहा है। तो ये चीजें आप जो है भील जनजाति की स्लाइड में जो है वो आप ध्यान रखिएगा। चलिए, बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, चलो, इसके बाद हम बात करते हैं इनकी आर्थिक विशेषताओं की। ठीक, समझिएगा, आर्थिक विशेषताओं में क्या है भाई, ये मेन रूप से क्या करते हैं, आपका कृषि करते हैं। जनजाति है तो भाई मेन रूप से कृषि करेंगे। अब क्या हो गया, कुछ लोग उद्योगों में भी काम करने लगे हैं। तो मेनली क्या है, अगर इनकी हम मेन बात करें तो भाई कृषि करते हैं, और कृषि एग्रीकल्चर ये करते हैं 2 टाइप का, कल्टीवेशन ये करते हैं 2 टाइप का। एक आपको ध्यान रखना, एक तो सामान्य कृषि होती है। सामान्य मतलब कि भाई आपका एक खेत है, वहां पर आप क्या कर रहे हैं, सामान्य कृषि कर रहे हैं, या आप एक स्थायी परमानेंट कल्टीवेशन कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपने एक शब्द सुना होगा जिसको कहा जाता है स्थानांतरित कृषि, या जिसको कहा जाता है झूम कृषि या झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। और झूम कल्टीवेशन क्या होता है समझिएगा, जब हम मिट्टी में बार बार अन्न उपजाते हैं या फसल करते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है। अब हमारे पास तो क्या है भाई, हम जागरूक है, हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजर्स वगैरह है ना, और फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, कीटनाशक वगैरह हैं, तो हम क्या करते हैं, उर्वरता को बढ़ा देते हैं। लेकिन भाई जनजातियों में क्या था, जनजाति क्या करते हैं कि भाई मान लीजिए जंगलों में क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में क्या लगा देंगे, आपका आग लगा देंगे।
तो जंगलों को जला देंगे, उसके बाद उसकी राख पर क्या करते हैं भाई आपका कुछ समय तक खेती करते हैं, और ये फिर 2-3 साल बाद खेती करने के बाद फिर क्या करेंगे, आगे के जो आपके जंगल उसमें आग लगा देंगे और फिर वहां पर क्या करेंगे भाई आपका खेती करेंगे। इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है भाई, झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। तो भाई ध्यान रखना, इनकी जो झूम कृषि है उसको चिमाता के नाम से कहा जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी, वैसे ये है चिमाता। ठीक, तो ध्यान रखना, इसको चिमाता के नाम से जाना जाता है। और ये जो स्थायी कृषि करते हैं इसको किस नाम से जाना जाता है, दजिया के नाम से जाना जाता है। तो इनके 2 प्रकार के कल्टीवेशन होते हैं। जो स्थायी कृषि करते हैं, एक खेत में परमानेंट रूप से आपका कृषि करते हैं, उसको दजिया कहा जाता है। और ये जो झूम कल्टीवेशन करते हैं, देखिए अब लगभग झूम कल्टीवेशन बंद हो चुका है ना, फिर भी हम संस्कृति पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये जो आपका झूम कृषि करते हैं या स्थानांतरित कृषि करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो आपका कल्टीवेशन करते हैं, इसको क्या कहा जाता है भाई आपका चिमाता कहा जाता है। अब ध्यान कैसे रखोगे कि भाई चिमाता में क्या किया जाता है, जंगलों को जलाकर क्या किया जाता है, उसकी राख में खेती की जाती है। इसको क्या कहते हैं, चिमाता। अब चिमाता में से भाई माँ हटा दो, बचा क्या, चिता। और चिता का मतलब क्या हो गया, आग, है ना। तो ध्यान रखना कि भाई चिता जहां पर होगा वो क्या हो जाएगा, झूम कल्टीवेशन हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो भाई इनकी कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं ध्यान रखिएगा। ठीक, इनकी सांस्कृतिक विशेषताओं में जो है वो क्या हो गया भाई आपका, पर्व हो गए। और इनका सबसे प्रमुख पर्व ध्यान रखना कौन सा है भाई आपका, भगोरिया पर्व है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सबसे प्रमुख पर्व कौन सा हो जाएगा, इनका भगोरिया हो जाएगा। भगोरिया के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा कौन सा होगा भाई आपका, गोल गधेड़ो, ध्यान रखना। अब ये पर्व आपको एक साथ लिखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 1-2 को छोड़ दो अगर आप, तो आप क्या होंगे भाई, कंफ्यूज होंगे। ठीक, तो ध्यान रखना, भगोरिया हो गया, गोल गधेड़ो हो गया, नबई हो गया, चलावणी हो गया, यात्रा हो गया, गल हो गया, ये सारी चीजें क्या है भाई, इनके ये प्रमुख पर्व हैं। इनको जो है वो क्या रखना भाई, ध्यान रखना। ठीक, अब एक एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो आपका है वो है भगोरिया, जिसके बारे में सवाल वगैरह बन सकते हैं। तो भाई ध्यान रखना, भगोरिया क्या है, भगोरिया जो है वो इनका एक फेस्टिवल है जिसको इनके लव फीस्ट के रूप में जाना जाता है या प्रणय पर्व के रूप में जाना जाता है। इसमें होता क्या समझना, होली से जो है वो 7 दिन पहले, 7-8 दिन पहले, अगर हम होलिका दहन की से बात करो 7 दिन पहले, और होली से 8 दिन पहले जो है इनके क्षेत्र में एक पर्व मनाया जाता है, एक मेला लगता है जिसको क्या कहा जाता है आपका, भगोरिया कहा जाता है। और ये भगोरिया क्या होता है, एक प्रकार से इनका जो है वो प्रणय पर्व होता है, लव फेस्टिवल होता है, जिसमें कुंवारे लड़के लड़की क्या होते हैं भाई आपके शामिल होते हैं, है ना। और इसमें क्या किया जाता है भाई, ये आपका जो है 3 चरण में होता है। पहला चरण, जो पहला फेस होता है इसका, मतलब ऐसे 2-2-3 के ग्रुप में होता है। तो पहला फेस क्या होता है, गुलालिया। इस समय क्या होता है भाई आपका, मेला वगैरह जो है वो आपका भरता है, लोग खरीदारी वगैरह करते हैं। फिर इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिसको भगोरिया कहा जाता है। और जब मेला समाप्त होने वाला होता है तो उस स्तर को क्या कहा जाता है भाई, उजाड़िया कहा जाता है, जब मेला उजड़ने वाला होता है। ठीक, अब ध्यान रखना, इसमें होता क्या है, इसमें जो है वो गुलाल लगाकर अपने प्रेम का प्रस्ताव दिया जाता है। जैसे मान लो तुम लोग चले गए भगोरिया में, है ना। अब तुम लोग घूम रहे हो, तुमको क्या हुआ भाई, कोई कन्या पसंद आ गई, तो तुमने क्या कर दिया कि भाई गुलाल लगा दिया, है ना। अपने कोई भी व्यक्ति, मान लो जैसे भाई ये व्यक्ति अपने एक पैंट सिलवाए, उसमें कम से कम 20-25 जेबें हैं, और सब में क्या रख लिया उन्होंने, गुलाल रख लिया। कोई तो हाँ बोलेगी, है ना, इतने तो ऑप्शंस लेके चल रहे हैं। तो भाई इन्होंने क्या किया, जाकर जो है एक कन्या देखी और जाकर उसको क्या लगा दिया भाई, गुलाल लगा दिया। अब इस गुलाल लगाने का मतलब क्या हो गया, इस गुलाल लगाने का मतलब हो गया कि हमने अपने विवाह का प्रस्ताव आपसे या प्रेम का प्रस्ताव आपसे रख दिया। अब 2 से 3 कंडीशन हो सकती हैं इस बार। या तो पहला वो मुंह बना के निकल जाए, है ना, कि पागलों की मुंह नहीं लगती, सीधे चली गई, है ना, मुंह बना के। दूसरा, या तो वो आपको एक का चाटा मार दे, बस वो चाटा मारेगी, बाकी मारेगी जनता, है ना, और वो निकल लेगी। ठीक, चलो। तीसरा है कि बदले में क्या लगा दे, वो आपको गुलाल लगा दे। तो तीसरी कंडीशन जिसमें बदले में क्या लगा रही है, वो आपको गुलाल लगा रही है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है कि आपके प्रेम का प्रस्ताव क्या कर लिया गया है भाई, स्वीकार कर लिया गया है। और फिर क्या होता है भाई, दोनों जंगल में भागकर क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। हाँ, इसके पीछे और भी रीजन है, वो बताऊंगा अभी ध्यान रखना। ठीक, तो भाई ध्यान रखिएगा, जो है गुलाल लगाकर क्या किया जाता है भाई, प्रेम का प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक, अब इस बात को शहरों में लागू मत करना,
है ना। वरना तुम लोग सोचो होली का दिन आया है, होली के समय में हमने किसी लड़की को लगा दिया हैप्पी होली करके गुलाल, और फिर उसने भी लगा दिया, और फिर तुम आके अपने दोस्त से बोलो देख रहे हो भाभी तुम्हारी, है ना। तो ये सब काम नहीं करना है ना। ये केवल कहाँ मान्य होता है, ये केवल आपका भगोरिया पर्व के दौरान मान्य होता है। ऐसी गलतफहमी यहाँ पर मत जो है वो कीजिएगा, ठीक। चलो, तो ध्यान रखना, देखो एक्चुअली में क्या होता है, इनके यहाँ जो विवाह होता है ना, समझिएगा, भील जनजाति में एक परंपरा है कि जब विवाह होता है तो विवाह होने के बाद विवाह तब तक मान्य नहीं होता जब तक पंचायत उसको अनुमति ना दे दे। और पंचायत कब अनुमति देती है, जब वो परिवार क्या करेगा, अपने समाज के लोगों को जो है मदिरा और मांस की जो है वो सेवन करवाएगा, पार्टी देगा, मतलब समझ रहे हो। बारातियों को भी यहाँ शराब पिलाई जाती है ना। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि भाई बारात में शराब पीकर मत आना। यहाँ पर क्या है, संस्कृति जिसमें शराब पिलाई जाती है बारातियों को, है ना। अब तुम सोच रहे हो मैं ढूंढूंगा कौन है मेरा भील दोस्त, है ना, और मैं उसकी शादी में अब जरूर जाऊंगा, है ना। चलिए ध्यान रखना। तो क्या होता है कि भाई इनके यहाँ जो है मान्यता क्या है कि जब तक आप समाज को जो है वो मांस और मदिरा का सेवन नहीं कराएंगे तब तक क्या होता है भाई, इनके यहाँ विवाह को मान्यता नहीं दी जाती। और इस चक्कर में क्या होता है कि भाई देखिए जो है जनजाति समूह है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। अब आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो भाई ये क्या जो है दिन की दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसान है, पैसा इनके पास है नहीं, तो अब ये क्या करते हैं, साहूकारों से ऋण लेते हैं, है ना, उधार लेते हैं। और इसीलिए ये आपका बहुत डेप्ट में है, या अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा ऋणग्रस्त हैं, क्योंकि भाई इनके जो अनावश्यक खर्च हैं, भाई हमारे यहाँ पर कई संस्कृति और कई परंपराओं के नाम पर बहुत सारे अनावश्यक खर्च होते हैं, है ना। जैसे भाई मान लीजिए, जैसे जो मृत्यु भोज होता है उसकी आलोचना की जाती है ना, कि भाई इंसान एक तो मर गया, अब उसके बाद वहाँ पर खर्चा करके एक मृत्यु भोज कराया जा रहा है ना। और फिर क्या है कि एक मानव का स्वभाव है कि अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, तो वो क्या करता है, मृत्यु भोज 4 लोग को बैठाकर भी किया जा सकता है ना। भाई कुछ जो परंपराएं हैं उसके कुछ लोग को बैठा कर दो, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं भाई पूरा शादी जैसा खाना बनता है, खिलाया जाता है ना। तो ऐसे ये क्या होते हैं भाई, आपके अनावश्यक खर्च होते हैं, है ना। जैसे विवाह का मतलब क्या होता है कि भाई वर और वधू का एक सूत्र बन जाना, लेकिन हम क्या करते हैं भाई, आजकल बड़े बड़े फंक्शन लाखों खर्च कर देते हैं। अगर वही मान लीजिए आप एक सामान्य विवाह कर छोटा सा विवाह करके घर वालों को खाना खिलाकर आप जो है, अगर मान लीजिए वही जो 25 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, वही अगर मान लीजिए आप लड़के और लड़की को दे दें, तो क्या वो भविष्य में कुछ अच्छा कर सकते हैं उस पैसे से, कि नहीं कर सकते। तो वो पैसा कहाँ आना भाई, उनके काम आएगा। अभी क्या होता है कि भाई हम शादी खा के, अगर आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, कुछ ना कुछ कमी सामने वाला निकाल के आएगा, है ना। अरे यार गुलाब जामुन ठंडे थे, थोड़े गर्म होते तो अच्छा लग जाता, है ना। सब कुछ तो अच्छा था, बस दाल में थोड़ा सा नमक ज़्यादा था, समझ रहे हैं। तो क्या होता है कि फिर वहाँ पर व्यक्ति आत्मनिष्ठ होकर सोचता है ना। अब जैसे भाई शादी में अक्सर क्या होता है कि भाई जैसे कई लोग बहुत तीखा खाना खाते हैं। अब शादी में सब लोग तीखा नहीं खाते, तो सामान्य इंसान खाना रखता है कि भाई जिसको तीखा चाहिए होगा मिर्ची ले लेगा। तो आके क्या बोलेंगे, ये नहीं देखेंगे कि भाई सभी लोग सामान्य खाते होंगे, हम तीखा खाते हैं, खाना फीका था थोड़ा सा, है ना। तो क्या होती चीज़ें ध्यान रखना, ये सब क्या है, आपके फालतू के जो है अनावश्यक खर्च है। और इसी कारण क्या होता है, इसमें जो है लड़के लड़की की जो है वो भागकर शादी करते हैं, ताकि इस चीज़ से क्या हो जाए भाई, आपका बच जाए। फिर क्या होती है, पंचायत इन पर जो है वो जुर्माना लगाती है। फिर जुर्माना लगाने के बाद ये पंचायत में जुर्माना भरते हैं, पंचायत जो इनको सज़ा देती है उसको पूरी करते हैं, और उसके बाद क्या होती है, इनकी विवाह को पंचायत क्या दे देती है, मान्यता दे देती है। तो कई बार क्या होता है कि संकेत के रूप में भगाया जाता है ना। जैसे आप देखते हैं जो व्रतबंध वाला संस्कार होता है, उसमें जो है वो भिक्षा मांगने के बाद अब भिक्षा मंगाई जाती है। अब ऐसा नहीं कि तुम कोई बोले भिखारी बन जाओ या भिक्षुक बन जाओ, ऐसा तो नहीं होता। जब आपने देखा होगा जनेऊ संस्कार होता है, तो भाई क्या होता है कि जो है वो 4-5 घरों में जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती है, भिक्षुक बनना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच में भिक्षा मांग रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप सांकेतिक रूप से ये कल्चर इसलिए क्या कर रहे हैं, एक संकेत के रूप में क्या मांग रहे हैं भैया, भिक्षा मांग रहे हैं। वैसे ही एक संकेत या आपका जो है एक सामान्य तौर पर जो है ये आपका सहमति से भी क्या किया जाता है, आपका भगाया जाता है। तो ये एक आपका जो है सांकेतिक रूप से भी जो है भगाने का काम होता है। ठीक, चलिए इसके बाद ध्यान रखना, भगोरिया के अंदर ही एक आपका और छोटा सा जो है वो चीज़ होती है, खेल इसको कह सकते हैं, या एक नृत्य कह सकते हैं, या एक परंपरा हो सकती है, जिसको कहा जाता है गोल गधेड़ो, है ना। और भाई ध्यान रखना, गोल गधेड़ों में क्या है कि भाई ये गोले में कौन फंसे हैं, गधे फंसे हैं। और गधे का मतलब कौन हो गया,
ये देखो सबको पता है। चलिए ना, तो गधे का मतलब कौन हो गया भाई, लड़के हो गए। गोल गधेड़ों में क्या होता है, देखिए क्या होता है, लड़कों के अंदर जन्मजात एक आदत होती है ना, मतलब कह सकते हैं कि जन्म जब से पैदा हुए हैं और जब से अपना होश संभाले तब से एक आदत उनके अंदर डेवलप क्या हो जाती है कि अगर मान लीजिए वो समूह में खड़े हैं और अगल बगल से कोई सुंदर कन्याओं का समूह निकल जाए तो अपने आप बालों में हाथ चला जाता है, अपने आप अगर मान लो जिम वगैरह जाते हैं तो बॉडी वगैरह टाइट हो जाती है। क्यों? ताकि हम क्या हो भाई, इनसे थोड़ा सा अलग दिखें और ये क्या हो भाई, हमारी ओर आकर्षित हो। यही लगभग कुछ है आपका गोल गधेड़। अपने आप को श्रेष्ठतम बताने का प्रयास इसमें किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि लड़कियों का समूह क्या करता है, कुछ टास्क देता है ना, कि भाई मान के चलो कि एक बहुत ऊंचाई पर एक मटकी वटकी टांग दी है ना, ये एक नारियल टांग दी और कहा कि भाई इस नारियल को लेकर आना है। दूसरी शर्त सुनना, अब वो आपको रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे है ना। हो सकता है नोच भी डालें आपको, हो सकता है डंडा भी मार दें आपको, हो सकता है कपड़े उपड़े फाड़ दें आपके है ना, और आप भग रहे हो इधर उधर है ना, तो आपको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए आप लहूलुहान होते हुए है ना, पूरे शरीर से खून की धारा बह रही है और आप जाकर जो उस टास्क को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप उस समूह में से जिस भी कन्या से चाहे आप विवाह कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गोल गधेड़ू। ठीक, तो फिर इसीलिए इतना रोका जाता है क्योंकि भाई जहां आपने टास्क पूरा कर लिया तो फिर जो है वो आप उस ग्रुप में किसी भी कन्या से जो है वो क्या कर सकते हैं, आप विवाह कर सकते हैं, वो आपको मना नहीं करेगी, संस्कृति का पार्ट है ना। ठीक, चलिए अब ये चीजें बहुत सारी चेंज हो चुकी है ना, क्योंकि भाई समय के साथ साथ जो है संस्कृति क्या होती है भाई आपका बदलती है। वरना तुम लोग सोचो कि चलो हम जाके देखते हैं एक बार है ना, तो संस्कृति अब लगभग चेंज हो चुकी है। अब जो है केवल नृत्य वगैरह होते हैं, मेला वगैरह भरता है, वरना तुम पता चले गुलाल के पैकेट लेके घूम लो और बोले हम जाएंगे भाई, लाओ हमको टास्क दो है ना, कितना रनिंग करनी है, कितने दूर गोला फेंकना है, फिर हम विवाह करेंगे ना। चलिए, और फिर वहाँ विवाह करने जाएंगे तो वहाँ मिलेंगे ऐसे लोग कि आप फिर जो है छोड़ो भाई क्या कर सकते हैं ना। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, गोल गधेड़ो हो गया, भगोरिया, नबई, चलावड़ी, जात्रा और गल उत्सव। ध्यान रखना ये गल उत्सव जो है होली के बाद मनाया जाता है। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना ये क्या है भाई, अगर हम बात करें तो ये इनके प्रमुख पर्व हो गए। नृत्यों की बात करें तो भाई ध्यान रखना भगोरिया इनका क्या है, एक आपका नृत्य है। इसके बाद ध्यान रखना कहरबा क्या है भाई, इनका एक नृत्य है। टोडा नृत्य ध्यान रखिएगा, टोडा, पड़वा, डागला, घूमर, गौरी नृत्य। और डोहा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना डोहा को जो है वो क्या कहा जाता है, डोहा को जो है वो भील नृत्यों का गजरा कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा डोहा नृत्य जो है इसको भील नृत्यों का क्या कहा जाता है भाई, गजरा कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक, बढ़ते हैं आपका आगे। इस क्या, हाँ घूमर भी आ जाता है भाई, राजस्थान में चलता है ना ये, राजस्थान गुजरात में वहीं की लगभग जनजाति है ये। तो देखो कई चीजें क्या होती हैं क्षेत्र के हिसाब से भी आती हैं भाई। निमाड़ में अगर कोई कल्चर हो रहा है, निमाड़ क्षेत्र का अगर मान लीजिए कोई लोकगीत लोक नृत्य है तो वहां पर रहने वाली जनजातियां भी वो करती होंगी है ना। तो ऐसे ही भाई आपका जो है पश्चिमी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना इनके प्रमुख देवता कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हो जाएंगे भाई राजपंथा, ठीक, दूसरे हो जाएंगे लक्ष्मण देव, क्योंकि क्या करते हैं भाई आपका धनुष की जो है वो पूजा करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सर्प, घोड़ा, ये सब क्या होते हैं भाई इनके में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, एक देवता और इनके होते हैं भाई भीलट देव, ध्यान रखना। ठीक, क्या है भाई आपके भीलट देव जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक, ध्यान रखना पहले के समय में ये लोग क्या थे, मैंने आपको बताया कि भाई धनुर्विद्या में निपुण थे। तो क्या हुआ कि जब भाई आपके मतलब धनुष विद्या में निपुण थे तो क्या होता था, ये जो महाराजा वगैरह होते थे, राजा वगैरह होते थे, इनके अंग रक्षक के रूप में काम करते थे, जो बहुत अच्छे धनुर्धारी होते थे। और बाकी सब जो है किस पर काम करते थे, सेना में काम करते थे। अब जब राजवंश समाप्त हो चुके तो भाई बेचारे बेरोजगार हो गए। तो कुछ ने तो क्या किया भाई, कृषि करना चालू कर दी है ना। कुछ ने क्या किया कि भाई आपका उद्योगों में काम करना चालू कर दिया। कुछ क्या हो गए भाई आपके अपराध में लिप्त हो गए है ना। अब अपराध में क्या करते हैं, अपनी विद्या का जो है, जो इनके पास कला है धनुष चलाने की, उसका प्रयोग करते हैं। ये शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये ऐसी जनजाति थी जो शब्द भेदी बाण चलाती थी। शब्द भेदी बाण क्या होती है कि भाई यहाँ से मान लो कि आपकी आंख पर पट्टी बंधी है, आपके सामने कुछ दिख भी नहीं रहा आपको, तो भी आप आवाज सुनकर क्या कर रहे हैं भाई, जो है वो निशाना लगा दे रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, रोड के किनारे पेड़ों में बैठ जाते हैं
उसके बाद देखते हैं हाँ भाई गाड़ी निकल रही है, इसके पास पैसा वैसा होगा, तो भाई क्या किया, तीर मारा। ये देखो केवल एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई कोई लॉयर सर कैसा बोल दिया आपने आंसर में लिख दो, ऐसा नहीं, समझाने के लिए है ना। मेहनती बहुत होते हैं। तो क्या करेंगे, गाड़ी निकल रही है, तीर मारा गाड़ी के टायर में, गाड़ी का टायर हो गया पंचर। अब आप निकले बाहर, आपने देखा, अच्छा ऐसे नहीं सामान्य कपड़े में ही आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे कि तुम सोचो कि वो भाला वाला लेकर और पत्ता वत्ता लगा के, ऐसे नहीं आएंगे, ठीक। मतलब जो इधर देखा था हमने, इस साइड वाले जो दादाजी देख रहे थे वैसे बन के आएंगे, ऐसे बन के नहीं आएंगे, है ना। चलो, तो अब क्या हो गया कि भाई इन्होंने आपने गाड़ी रोकी, आप बाहर निकले, आपने देखा कि भाई 10 लोग लगभग घेर चुके हैं आपको। अब कुछ विकल्प तो है नहीं, तो आपने निकाल दिया पर्स, लो भाई 5,000 रुपये इसमें बांट लेना आपस में, इतना ही है ना, बाकी लो ATM भी ले लो, यहाँ कहीं तो निकाल लेना, ठीक। चलिए, उसके बाद बोला लो भाई मोबाइल ले लो, ये सोने की चेन ले लो, ये कड़ा ले लो, सब शादी में मिलाते, लो तुम रख लो, बुरे दिन आ गए थे मेरे उसी दिन से, ठीक। चलो, अब उन्होंने कहा नहीं भाई हम मेहनती हैं, फ्री का नहीं खाते, हाँ, तो हम ऐसे वैसे जो है वो आपका नहीं लेंगे, हम मेहनत की कमाई खाते हैं। तो बोले क्या करोगे, तो बोले मारेंगे तुमको, और बोलेंगे तब तक मारेंगे जब तक हमको लगे ना कि हमारी मेहनत की कमाई हो, तो फिर आपको कूटेंगे, है ना, पकड़ के सब लोग, और तब तक कूटेंगे जब तक पसीना ना आ जाए, है ना। और फिर जब पसीना आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, वाह ये किसकी कमाई है भाई, हमारे पसीने की कमाई है, और लेकर चले जाएंगे। आप सोचेंगे कि इतना बुरा भी होता है कहीं कुछ, है ना, कि भाई ले भी लिया और मार भी दिया, चलिए, है ना। तो ध्यान रखना। इसके बाद इनकी बोली ध्यान रखिएगा, इनकी बोली जो है वो कौन सी है भाई, आपका भिली बोली है। भिली जो है वो आपका ध्यान रखना 3 भाषाओं का मिश्रण है। भिली बोली जो है वो गुजरात प्लस ध्यान रखना राजस्थान प्लस ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र, इन 3 क्षेत्रों का मिश्रण या इन 3 बोलियों का मिश्रण क्या कहलाएगा भाई आपका, इन तीनों का प्रभाव आपको भिली भाषा में दिखाई देगा। तो ध्यान रखना इनकी बोली कौन सी होगी भाई, आपका भिली बोली होगी, जो गुजराती राजस्थानी और मराठी का क्या हो जाएगा भाई, आपका मिश्रण हो जाएगा। फिर ध्यान रखना, जैसे अगर हम बात करें, इनको मामा शब्द सुनना क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप समझिए, जैसे मान लो किसी को आपने कह दिया और नेताजी, है ना, अरे आपने कहा बढ़िया लगा, ऐसे ही बोला करो, है ना। या किसी ने राजा जी कह दिया आपको, आपने कहा बड़ा अच्छा लगता है सुनने। वैसे ही इनके यहाँ प्रिय संबोधन क्या होता है भाई, ध्यान रखना मामा होता है ना, क्योंकि भाई मामा शब्द इनके यहाँ क्या होता है आपका प्रिय, मतलब मामा शब्द से किसी को बुलाना क्या होता है भाई आपका बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई बोल दे लड़का आके मामा, है ना, और खासकर पुराने प्रेम का लड़का आके बोल दे मामा, है ना, तुम क्या बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे, है ना, बोलेंगे अब क्या बताएं कैसे मामा बन गए हम तुम्हारे। चलिए, तो इनके यहाँ क्या होता है भाई, मामा शब्द प्रिय होता है, इसलिए शिवराज जी चौहान क्या बने भाई आपके, मामा बने, है ना। चलिए, मामा बनने का दूसरा कारण भी था उनका हालांकि। चलिए, एक इनकी पेंटिंग ध्यान रखना, यहाँ पर दिख नहीं रहा शब्द, यहाँ पर लिख देता हूँ। इनकी एक बहुत प्रमुख पेंटिंग होती है जिसको कहा जाता है पिथौरा, है ना। आगे हम चर्चा करते हैं पिथौरा की। मतलब घर वाले रहते हैं, अगर उनकी सहमति नहीं हो तो भी कर सकते हैं, हाँ, एक भाई संस्कृति है, तो जुर्माना लगता है भाई, सिंपल चीज़ें, शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, और घर वाले क्यों सहमत नहीं होंगे भाई। कितने दिन का पर्व होता है, 8 दिन का। ये तो एक मेला है, भगोरिया एक मेला है, पर्व है 8 दिन का। इसमें ये मतलब विशेषकर ये संस्कृति फॉलो की जाती है, इसलिए इसका नाम भगोरिया रख दिया। लड़की के घर वालों को सहमति नहीं, भाई सभी को सहमति होगी। आप एक समझिए, जब भाई पैसा बच रहा है तुम्हारा, है ना, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास पैसा बच रहा है, विवाह हो रहा है, और आपके भाई, क्योंकि समझिए यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरी जाति आ रही, भील जाति आ रही, भील जनजातियों का त्यौहार है, तो उनके समाज में ही क्या हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो क्या समस्या है? किसको, ऐसा तो लड़की को तो पसंद है लड़का। भाई भील जनजातियाँ बहुत अच्छी इस मामले में, मतलब भील के सारी जनजातियाँ, अभी आप पढ़ोगे घोटुल वगैरह पढ़ेंगे, यूथ हाउस पढ़ेंगे कि भाई आप जाओ वहाँ पर आपका जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक केंद्र हैं, वहीं सांस्कृतिक केंद्र में क्या होता है भाई आपका जोड़ियाँ बन जाती है, वही विवाह कर लेते हैं। तो इस मामले में बहुत अच्छे हैं ये, है ना। कई चीज़ें आदिवासी आप सोचेंगे तो मॉडर्न है, हमको इसी में होना चाहिए था, है ना। चलिए बात करते हैं आगे। तो ध्यान रखना, पिथौरा की अगर हम बात करें
तो पिथौरा ध्यान रखिएगा भीलों का चित्र है मेनली, और भीलों में भी ये कौन काम करता है, मेनली ये चित्र बनाने का काम करते हैं भिलाला। ठीक, तो ध्यान रखना पिथौरा में जो है वो भीलों का जो भील जनजाति है इनका एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है पिथौरा। और भाई ध्यान रखना ये मेनली कौन बनाते हैं, आपकी भिलाला ट्राइब बनाती है। आप देखते हैं ये इस टाइप का चित्र होता है पिथौरा। ठीक, और भाई ध्यान रखिएगा ये मुख्यतः भिलाला के द्वारा बनाया जा रहा है। ये जो चित्र बनाते हैं जिसको हम नॉर्मली चित्रकार कहते हैं, वैसे ही पिथौरा चित्र बनाने वाले को क्या कहा जाता है भाई, आपका लिखंदरा कहा जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना पिथौरा चित्र बनाने वाले को लिखंदरा कहा जाता है। और इसमें क्या होता है तो भाई ध्यान रखना प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो भाई घोड़े हो गए, बैल हो गए, हिरण हो गए, इन सब का क्या किया जाता है, आपका चित्रांकन किया जाता है। और मेनली ध्यान रखना इसमें क्या किया जाता है भाई, घोड़ा बनाया जाता है। घोड़े का चित्र क्या होता है भाई, आपका सबसे प्रमुख होता है। देखो यहाँ पर ये घोड़ा बना है, यहाँ पर ये बैल बना हुआ है। ठीक, चलिए तो ध्यान रखिएगा मेनली अगर हम बात करें तो इसमें घोड़े का चित्र जो है वो आपका मेनली आपका बनाया जाता है। एक सबसे बड़े कलाकार इसके रहे हैं जिनका नाम था भाई आपका पेमा फाल्या। और ध्यान रखिएगा ये जो है भाई आपके 2020 में इनका निधन हो गया था। ये वो व्यक्ति है पेमा फाल्या नामक व्यक्ति है जो क्या करते थे भाई, आपके पिथौरा चित्रकार थे। एक पिथौरा चित्रकार और ध्यान रखिएगा भी जिनका नाम क्या है भाई, आपका भूरी बाई। ध्यान रखिएगा संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है, और ये भी क्या है भाई आपकी पिथौरा आर्टिस्ट है। इनकी एक बेटी है जिनका नाम है शांताबाई, वो भी क्या करती है भाई, आपका पिथौरा आर्ट करती है। तो इनका संबंध ध्यान रखिएगा किससे हो जाएगा भाई, आपका पिथौरा कला से हो जाएगा। ठीक, तो इन पॉइंट्स को आप जो हैं वो ध्यान रखिएगा भील जनजाति में। चलिए इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो ये देखिए ये सब कॉमन चीज़ है। अभी आगे पढ़ने को बहुत कुछ है लेकिन हम कम से कम जो बेसिक चीज़ें वो पढ़ते हुए आपका चले। ठीक, चलो इसके बाद भाई ध्यान रखना इनकी वेशभूषा की बात करते हैं। और इनकी वेशभूषा में ध्यान रखिएगा भाई ये जो है ये आपके आभूषण, देखो जितनी भी जनजातियां होंगी उनको आभूषण पहनना पसंद होगा। और पहन लिया देखो चांदी कांसे के आभूषण आप पुराने समय में देखेंगे तो भाई हमारे घर में भी जो पुराने समय में दादी वगैरह होती थी वो बड़े बड़े जो है पैरों में कड़े पहनती थी, है ना, हाथों में पहनती थी। तो भाई ये क्या होता है, ये आभूषण प्रिय होते हैं। साथ ही साथ में ध्यान रखना भाई ये कैसे प्रिय होते हैं भाई, गोदना प्रिय होते हैं। गोदना मतलब क्या हो गया भाई, आपका टैटू, है ना। तो भाई ये आदिवासी क्या करते हैं भाई, आपका टैटू बनवाते हैं। तो ध्यान रखना तो भाई भील जनजाति जो है ये आपका आभूषण, क्या कोई भी जनजाति की आप बात करेंगे आभूषण प्रिय होती है भाई, गोदना प्रिय होती है। और साथ ही साथ में ध्यान रखना श्रृंगार प्रिय होती है। अब श्रृंगार प्रिय तो भाई आपकी हर लड़की होती है ना, तो हर महिला जो है वो वर्ग, हर जो वर्ग है वो आपका श्रृंगार प्रिय होता है, एक का दो को छोड़ दो। ठीक, चलो तो ध्यान रखना। इसके अलावा भील जनजाति में अगर हम बात करें तो स्त्रियां एक वस्त्र पहनती है जिसको क्या कहा जाता है, अंगरखा नामक आपका एक वस्त्र होता है, ये आपका जो है वस्त्र पहनती हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, अंगरखा क्या है तो भाई ध्यान रखिएगा भील स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला क्या है भाई, आपका वस्त्र है जिसको अंगरखा कहा जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद भोजन ध्यान रखना भाई, भोजन में जो है इनको क्या पसंद है तो भाई इनका प्रिय पदार्थ है क्या भाई, आपका रबड़ी। ठीक, और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो भाई इनका एक भोजन कहलाता है जायका, है ना। और इसका मतलब क्या हो गया कि दो चीज़ें मिल जाए, एक तो मिल जाए भाई क्या हमको बाजरे की रोटी, है ना, बाजरे या ज्वार की रोटी मिल जाए, और साथ ही साथ क्या मिल जाए भाई, ताड़ी मिल जाए, बस हमारा हो गया काम, है ना। तो इसको क्या कह दिया भाई, आपका जायका कह दिया। तो ध्यान रखिएगा भाई इनका जो है ताड़ी नामक जो आपकी भाई जो ताड़ी नामक आपका जो है मदिरा होती है, इनका क्या करते हैं भाई, सेवन करते हैं, इनका कंजप्शन करते हैं। तो ताड़ी के लिए आपकी क्या है भाई, ये जनजाति ध्यान रखना आपकी फेमस है। ठीक, चलिए इसके बाद ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि इनकी सबसे बड़ी उप जनजाति कौन सी है भाई, भिलाला है, जो स्वयं को क्या मानती है भाई, महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। और स्वयं का संबंध कहाँ से मानती है तो भाई ध्यान रखना स्वयं का संबंध मानती है छत्तीसगढ़ से। इसके बाद तड़वी भील मैंने आपको बता दिया कि भाई ये वो भील है जो किसको मानते हैं भाई, आपका मुस्लिम धर्म को मानने वाले क्या है भाई, आपके भील है। इसके बाद भाई ध्यान रखना तीन व्यक्ति या इनको जैसे भगत एक व्यक्ति होता है, भगत हो गया, बदवो हो गया, मदवी हो गया, ये क्या होते हैं भाई, इस जनजाति के पवित्र व्यक्ति होते हैं। जैसे मान के चलिए
भगत का मतलब क्या होता है, जो पूजा पाठ का काम करता हो, है ना। वो एक आरती सुनी होगी ना आपने, करें भगत हो आरती, तो भक्त से क्या बना, भगत बना। तो ये क्या काम करता है भाई, पूजा पाठ का काम करता है। और भाई धार्मिक व्यक्ति आप देखेंगे, जनजाति है तो क्या होगी भाई, आपका धार्मिक होगी, है ना। धार्मिक विश्वास ज़्यादा इनके जो हैं वो ठोस होंगे। तो भाई ये क्या करते हैं, इनको ध्यान रखना। जैसे मध्वी बधवु भगत जो हैं वो इस जनजाति के क्या होते हैं भाई, आपके सबसे पवित्र व्यक्ति माने जाते हैं। इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे, ठीक। चलो इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना, इनमें एक व्यक्ति होता है, कौन भाई, पुजारो होता है। और पुजारो जनजाति की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं भाई, आपका औषधि और रोगों का उपचार का जो है वो काम करते हैं। मतलब ये एक तरीके से भील डॉक्टर्स के रूप में काम करते हैं, चिकित्सक के रूप में काम करते हैं। इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में शायद उस चीज को स्किप कर दिया, चलिए हाँ, ये चीज ध्यान रखना कि इनका जो निवास स्थान होता है, समझना, एक गांव है, ठीक। इस गांव को क्या कह दिया भाई, इस गांव को ध्यान रखिएगा, कहा जाता है पाल। भीलों का जो गांव है उसको क्या कहा जाता है, पाल कहा जाता है। इसके बाद यहां पर हो सकता है कुछ आपकी कॉलोनियां बनी हो, है ना, कॉलोनी कुछ बनी हो। इन कॉलोनी को या इनका जो आपका मकानों का समूह होता है, जो निवास क्षेत्र होता है, उसको क्या कहा जाता है भाई, आपका फाल्या कहा जाता है, ठीक। और इसके बाद उसके अंदर जो इनके मकान होते हैं, इनके मकानों को क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि भाई जो है आपका इनके मकान कू कहलाएंगे, इनका निवास है, इनकी कॉलोनीज क्या कहलाएंगी भाई, फाल्या कहलाएंगी। और इनके गांव को क्या कहा जाता है भाई, आपका पाल कहा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, कू क्या हो जाएंगे इनके मकान। अब कई जगह पर आपको जनजातियों के निवास के नाम आएंगे, तो निवास के नाम आप जो है वो ध्यान रखना। चलिए, तो ध्यान रखना इनके जो भाई गाँव है उनको पाल कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई जो है वो इनके कॉलोनीज को या निवास क्षेत्र को, रेसिडेंस एरिया को जो है वो फाल्या कहा जाएगा। और भाई इनके मकान को क्या कहा जाएगा, कू कहा जाएगा। इसके बाद ध्यान रखना भाई, दो व्यक्ति, भाई इनके यहाँ का जो प्रशासन चलाता है उसको क्या कहा जाता है भाई, कोटवार कहा जाता है। और भाई कई बार कोटवार और गमेती आपके एक ही व्यक्ति होते हैं। भीलों का गांव जो पाल होता है, पाल का मुखिया क्या कहलाता है भाई, आपका गमेती कहलाता है। तो ध्यान रखना, गमेती और भाई आपका जो कोटवार है वो लगभग क्या है भाई, आपके एक ही हैं, ठीक। चलिए इसके बाद ध्यान रखना भाई, ये जो जनजाति है ये नंदना प्रिंट के कपड़े का प्रयोग करती है। जैसे भाई हर जनजाति का आपका एक अलग मतलब कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे भाई आप देखेंगे चंदेरी साड़ी का अलग पैटर्न होता है, महेश्वरी साड़ी का अलग पैटर्न होता है। तो वैसे ही अगर हम बात करें, आप सुनते होंगे बाघ प्रिंट सुनते हैं, ठीक। उज्जैन का बटिक प्रिंट है, भैरूगढ़ प्रिंट है। वैसे ही ये जो प्रिंट का प्रयोग करते हैं अपने कपड़ों में, वो कौन सा प्रिंट होता है, तो भाई आपका ध्यान रखिएगा, नंदना प्रिंट होता है, ठीक। और नंदना प्रिंट ये भी काम कौन करता है, ध्यान रखना, लगभग ये सारा काम जो है ये आपकी भिलाला ट्राइब करती है। इसलिए भिलाला क्या है भाई, आपकी आर्थिक रूप से सशक्त जनजाति है, ठीक। चलिए इनकी तो ध्यान रखना, नंदना प्रिंट का प्रयोग कौन करता है, भील जनजाति करती है। इसके बाद ये भाई आपका पपेट्स बनाते हैं, डॉल्स बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, भिली पपेट्स या भिली डॉल्स कहा जाता है। भिली गुड़ियाँ जो है वो क्या करते हैं भाई, आपका ये बनाती हैं, जो दिखने में लगभग क्या होती हैं भाई, इनके जैसे होती हैं, ठीक। चलिए इसके बाद ध्यान रखना भाई, जोबट क्षेत्र है आपका कहाँ पर, अलीराजपुर में। वहाँ के जो भील हैं वो क्या बनाते हैं भाई, आपका पंजा दरी बनाते हैं। पंजा दरी क्या होती है, एक प्रकार की दरी होती है। आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर भी जो दरी बिछी होती है वो बोरी जैसी लगती है, जो दरी दिखने में, है ना, लाल रंग की, पीले रंग की, नीले रंग की होती है। और उसमें ऊन जैसे धागे लगे होते हैं, उसको निकालोगे तो बहुत कमज़ोर होती है। उसमें जो आपका पैटर्न वगैरह बनता है अलग से, मतलब जो है वो पैटर्न एक जो है वो काट कर आपका बनाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है भाई, पंजा पैटर्न कहा जाता है, पंजा दरी कहा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, पंजा दरी जो है वो भाई आपका किसका है, तो भील जनजाति का है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही एक ये आभूषण बनाते हैं जिसको क्या कहा जाता है भाई, गलसन कहा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखना, गलसन क्या है भी, इनका एक आभूषण है, गले में पहनने वाला क्या है भाई, आपका हार है। तो ये भी आपका अलीराजपुर का क्या है भाई, आपका प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को ध्यान रखना।
इसके बाद एक पॉइंट और, एक दो शब्द और ध्यान रखिएगा, बता देता हूं। एक होता है भाई क्या आपका हलमा, इनमें एक हलमा प्रथा चलती है। अब हलमा क्या होते हैं तो ध्यान रखना, हलमा प्रथा क्या है, ये एक बहुत अच्छी प्रथा है। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए गांव के किसी व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आ गया, या मानकर चलिए कि गांव के ऊपर, गांव में कोई समस्या आ गई, चाहे वो जल की समस्या हो, या मान लीजिए भाई कोई भी आपका पानी नहीं है ना, या हमको कोई तालाब खोदना है, कोई भी समस्या गांव के सामने आ गई या किसी व्यक्ति के सामने आ गई, और उस व्यक्ति ने अपनी ओर से पूरा प्रयास कर लिया कि भाई क्या कर ले, उस समस्या से निजात पा ले, लेकिन भाई वो उस समस्या से उभर नहीं पा रहा है, तो फिर क्या करता है भाई, पूरा गांव क्या करेगा, उसका सहयोग करेगा, या पूरा गांव मिलकर क्या करेगा, उस समस्या से निकलने का प्रयास करेगा। और ये जो आपकी सहयोग की भावना होती है, मतलब अगर हम बात करें तो समस्याओं में अगर जब भी कोई समस्या होती है तो भाई ध्यान रखिएगा, पूरा समाज क्या करता है, उनकी पूरी सोसाइटी जो है वो आपस में मिलकर या सहयोग से क्या करते हैं भाई, पूरा समाज सहयोग से जो है वो उस आपदा या समस्या का समाधान करता है। तो उसको क्या कहा जाता है भाई, आपका हलमा कहा जाता है। ठीक, और इस क्षेत्र में पानी की समस्या थी, तो पता है इस आपके हलमा अभियान के दौरान एक एनजीओ बनाया गया, शिव गंगा एनजीओ, महेश शर्मा के द्वारा, और इसलिए महेश शर्मा को झाबुआ के गांधी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने शिव गंगा एनजीओ के माध्यम से हलमा पद्धति का प्रयोग करते हुए क्या किया भाई, आपका पूरा जो है वो यहाँ की पानी की समस्याओं को क्या किया भाई, आपका सुलझाया है। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना, जब यही हलमा प्रथा आपके विवाह में होने लगी, मतलब मान के चलिए कि भाई भील जनजाति में कहीं पर विवाह हो रहा है और भाई विवाह करने वाला इतना सक्षम नहीं है कि विवाह कर पाए, तो फिर क्या होता है, परिवार और समाज के लोग मिलकर क्या करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, और भाई उसको क्या कहा जाता है, भरायण प्रथा कहा जाता है। ठीक, तो एक ध्यान रखना, भरायण विवाह होता है, और भरायण विवाह मतलब क्या हो गया, भरायण का मतलब हो गया जब क्या हो भाई, आपका पूरा समाज जो है किसी व्यक्ति का विवाह में क्या करे भाई, आपका आर्थिक सहयोग करे, उसको क्या कहा जाता है, आपका भरायण प्रथा कहा जाता है। ठीक, तो भील जनजाति के बारे में इतनी चीजें लगभग ध्यान रखिएगा, ये जो है वो आपका जरूरी हो जाएंगी भील जनजाति में। ठीक, चलिए बढ़े आपका आगे, यहां तक क्लियर है। चलो अगली आपकी जो ट्राइब हो जाएगी वो हो जाएगी कोयतोर। सुना है ना, चलिए गोंड सुना है, वही है ये, है ना। गोंड अपने आप को क्या बुलाते हैं, कोयतोर कहलाते हैं। ठीक, चलिए तो अब लगभग चीजें समझ में आ गई हैं, तो हम इनको फटाफट देखते हुए चलते हैं गोंड जनजाति को। और ठीक, चलिए गोंड जनजाति ध्यान रखना, अब समझ में आ गया क्या क्या चीजें हमको देखनी है, क्लियर हो गई है। चलो गोंड जनजाति ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ना, तो इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना कि भाई क्या है, आपका दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। किस मूल के हैं, तो भाई आपके द्रविड़ मूल के हैं। द्रविड़ मतलब क्या हो गया, आपका साउथ से आए। समझिएगा भाई, आपका जो गोंड शब्द है, ये गोंड शब्द किससे बना है, ये गोंड शब्द बना हुआ है आपका तमिल के एक शब्द से। ठीक, सॉरी तमिल नहीं, तेलुगु, ध्यान रखना, तमिल जो है वो भील में हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तेलुगु हो जाएगा। तेलुगु शब्द से बना है, और वो तेलुगु शब्द कौन सा है भाई, ध्यान रखिएगा, कोंड। और कोंड का मतलब क्या होता है, वो जो आपके पर्वतों पर निवास करते हैं, या जिसका अर्थ होता है पर्वत। और ये भाई क्या करते हैं, नर्मदा के दोनों ओर पर्वतों पर निवास करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा भैया, आपका कोंड कहा जाता है साउथ में। और धीरे धीरे इनका नाम जो है वो क्या पड़ गया भाई, कोंड की जगह गोंड भी इनको कहा जाने लगा। तो ध्यान रखना, क्योंकि ये पर्वतों पर निवास करते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है भाई, आपका कोंड कहा जाता है। ठीक, चलिए फिर अगर हम बात करें तो भाई ये अपने आप को क्या कहते हैं भाई, कोयतोर भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये अपने आप को क्या कहते हैं भाई, कोयतोर कहते हैं। और भाई ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, पर्वतवासी मनुष्य। ठीक, तो कोयतोर का मतलब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो कहाँ रहते हैं भाई, आपका पर्वतों पर रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कौन शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई थी, अपने आप को क्या कहते हैं भाई, कोयतोर कहते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद इनका भौगोलिक वितरण कहाँ देखने को मिलेगा, तो भाई हमने चर्चा थी कि ये जो है लगभग पूरे मध्य प्रदेश में क्या है भाई, आपके पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा विस्तृत आपकी जनजाति है, तो ये मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग में पाए जाएंगे, लेकिन मेनली कहां पाए जाएंगे भाई, नर्मदा नदी के दोनों ओर।
ठीक। तो ध्यान रखना नर्मदा के दोनों ओर, जिसमें बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, मतलब लगभग ये जो आपका एरिया है, इस एरिया में क्या पाई जाएगी भाई, आपकी गौंड जनजाति जो है वो पाई जाएगी। तो भौगोलिक वितरण ध्यान रखना, ठीक। भील को थोड़ा डिटेल में इसलिए लेके चला था ताकि आपको समझ में आए पढ़ना क्या क्या है। अब हम वही चीज जो है लगभग दूसरे बार रिपीट कर रहे हैं गौंड जनजाति के लिए, ठीक। तो ध्यान रखना, हमने पहले समान इंफॉर्मेशन देख ली, भौगोलिक वितरण हमने मैप के थ्रू देख लिया था, नर्मदा के दोनों ओर जो है जनजाति आपका रहती है। बढ़ते हैं आपका आगे। इसके बाद ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो भाई इनके निवास की बात करते हैं। इनके निवास की अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना, इनके निवास के आधार पर दो समूह हैं, दो वर्ग बन गए। देखना, ये उपजाति नहीं है, समूह है, ठीक। ध्यान रखिएगा, ये उपजाति नहीं है, क्या है भाई आपका समूह। जैसे अमीर और गरीब क्या है भाई आपके समूह है, तो वैसे ही ध्यान रखना इसमें क्या होते हैं भाई, एक होते हैं राजगौंड, नाम में लगा है राज मतलब क्या होंगे, राजा मतलब क्या होंगे, बड़े बड़े लैंड होल्डर्स होते हैं ये, अगर हम बात करें बड़े बड़े भूस्वामी होते हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद दूसरा क्या होगा भाई, धुरगौंड, और धुर का मतलब क्या होता है, जमीन। तो भाई ये लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब कैसा वर्ग हो जाएगा भाई आपका, साधारण वर्ग हो जाएगा। तो दो वर्ग मिलेंगे इसमें, कौन कौन से, राजगौंड और धुरगौंड। राजगौंड मतलब बड़े बड़े आपके जो है भूस्वामी हो गए, धुरगौंड मतलब कौन हो गया भाई आपके सामान्य लोग हो गए। इसके बाद जो इसमें बहुत ज्यादा पिछड़े लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, मुड़िया या मड़िया कहा जाता है, ठीक। तो इसमें जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक, जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं, उनको क्या कहा जाता है भाई, मुड़िया कहा जाता है या मड़िया कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद रहन सहन की बात करें तो भाई वही चीज सामान्यता हो गई कि भाई आभूषण और गोदना जो है वो क्या है भाई इनका आपका प्रिय है। फिर ये लोग आपका बनना मतलब एक तरीके का होता है, कोई भी, जैसे मान लो सत्तू सुना है ना, बेसन को जो है वो शक्कर वक्कर डाल के आपका बनाया जाता है, वैसे आपके कुछ पदार्थ, पेय पदार्थ बनाए जाते हैं जिसको क्या कहा जाता है भाई, इसमें बन्ना कहा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा भाई, वहां पर क्या था, ताड़ी, यहाँ पर क्या है, बन्ना, ध्यान रखना। इसके बाद भाई गौंड में ध्यान रखना, अतिथि सत्कार का विशेष महत्व होता है। अब देखो ये लाइन आपको पढ़ने में लगे सामान्य है, तो भाई इसमें क्या है, अतिथि सत्कार कौन सा फैक्ट हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रश्न ऐसे ही फैक्ट से बनते हैं कि भाई पूछ लिया आपसे कि भाई सबसे ज्यादा अतिथि सत्कार की परंपरा किस जनजाति में पाई जाती है, या अतिथियों को जो है वो आपका सम्मान करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भाई ध्यान रखना, गौंड जनजाति में जो है वो अतिथि सत्कार का विशेष महत्व होता है। हर मकान में जो है वो अतिथि के लिए एक साफ सुथरा कमरा छोटा सा अलग से बनाया जाता है उसको रोकने के लिए, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इनमें ये चीज। बढ़ते हैं आपका आगे अगर हम देखें तो भाई इनकी सामाजिक व्यवस्था ध्यान रखना। अब इनकी सामाजिक व्यवस्था में इनकी कुछ उपजातियां हैं और इनकी जो है टोटल 5 उपजाति, ध्यान रखिएगा। ये आपके मैच द कॉलम में भी जो है वो सीधे आपके प्रश्न बन सकते हैं। एक और ट्राइब का नाम दे दिया और दूसरी और क्या दे दिया भाई, उनका काम दे दिया कि क्या काम है, ठीक। तो ध्यान रखना कि भाई आपका जो है ये व्यवसाय के आधार पर अगर हम बात करें तो भाई इस गौंड जनजाति की टोटल क्या है भाई आपका 5 उपजातियां हैं। कौन कौन सी, तो भाई ध्यान रखना, पहली हो गई अगरिया, और ये अगरिया वही है जिनको हम क्या कहते हैं भाई आपका लोहार कहते हैं। तो ये किसका काम करती है भाई, आपका लोहे का काम करती है ना। तो ये आपके एक अलग ट्राइब के रूप में भी हम देखेंगे। दूसरा कौन हो गया भाई, प्रधान। और प्रधान मतलब क्या हो गया, पुजारी, जो क्या करता है भाई आपका पूजा पाठ करने का काम करता है, ठीक। और तीसरा व्यक्ति कौन है भाई, देखो इन दोनों में कंफ्यूज हो गए भाई। तीसरा होता है ओझा। ओझा मतलब क्या हो गया, जो तांत्रिक काम वगैरह करते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना, प्रधान कौन होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, पुजारी वाला काम करते हैं। और ओझा कौन होते हैं, जो भाई क्या करते हैं, आपका झाड़ फूक वाला काम करते हैं या तांत्रिक वाला काम करते हैं। सीधी बात है, जनजाति है तो भाई धार्मिक महत्व ज्यादा होगा, अंधविश्वासों को ज्यादा मानेंगे, भूत प्रेतों पर ज्यादा विश्वास करेंगे, इसलिए तंत्र विद्या पर क्या करेंगे, आपका ज्यादा जो है वो इनको महत्व देंगे, ठीक। चलिए, इसके बाद अगले होते हैं सोलाहस, ठीक। और सोलाहस मतलब क्या हो गया, ये क्या काम
करते हैं भाई, बढ़ई का काम करते हैं, कारपेंटरी का काम करते हैं। तो ये क्या होते हैं भाई, आपके कारपेंटर्स होते हैं। तो ध्यान रखना, अगरिया लोहे का काम करती है, प्रधान जो है पूजा पाठ का काम करती है, ओझा तांत्रिक काम करते हैं, और सोलहास क्या करते हैं, बढ़ईगिरी का काम करते हैं। इसके बाद बचते हैं हम लोग जिनके पास कोई काम नहीं होता, और हम लोग क्या कहलाते हैं भाई, कोयला भूतिस कहलाते हैं। जिनके पास कोई काम नहीं है वो क्या करेंगे भाई, नाचने गाने का काम करेंगे। तो ध्यान रखना, कोयला भूतिस मतलब नाचने गाने वाला काम करना। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना, बारात में जाएंगे तो भूत बनकर नाचते हैं शुभ बारात में। चलिए तो ध्यान रखना, इनका मेन काम क्या होता है भाई, आपका नृत्य गायन होता है, क्योंकि इनके पास कोई काम ही नहीं होता है। ठीक, चलो इसके बाद वापस वही चीज, 2 पॉइंट्स हो गए कि भाई क्या है इसमें आपका जो है वो सगोत्र विवाह नहीं होता है, जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, पितृसत्तात्मक समाज होता है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है ना, पुरुष प्रधान सोसाइटी होती है, संयुक्त परिवार पाया जाता है। चलिए इसके बाद आते हैं विवाह की पद्धति। देखिए वही विवाह वापस आ गया, अपहरण को यहाँ किस नाम से जाना, हरण विवाह से। ठीक, वहां पर जो हमने पढ़ा था कौन सा भाई, घर जमाई विवाह, यहां पर क्या हो गया, सेवा विवाह हो गया या लमसेना विवाह हो गया। और जो जमाई राजा है इनको क्या कहा जाता है, इसमें लमनाई कहा जाता है ना। हाँ, गौंड जनजाति में थोड़ी सी अलग क्या है कि इसमें पहले डेमो लिया जाता है ना। जैसे मान लो कि कोई लड़का आया कि भाई हमको, लड़की से बोला कि भाई शादी करनी है, तो बोले पापा से बात कर लो। अब जो है वो लड़का गया घर पे बात करने, तो बोले हम देखना चाहते हैं कि तुम हमारी लड़की को खुश रख सकते हो कि नहीं रख सकते। तो बोले क्या करना होगा, बोले डेमो देना होगा। अब वो डेमो 1 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है, 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है। ठीक, अब वो उस डेमो में आप क्या कर रहे हैं कि बढ़िया घर की सुबह झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और बाप और बेटी क्या कर रहे हैं भाई, आपकी सेवा कर रहे हैं। अब जब डेमो समाप्त हो जाएगा, अब उसके बाद वो तय करेंगे कि आपकी सेवा से प्रसन्न हुए या नहीं। और अगर आपकी सेवा से प्रसन्न होंगे तो भाई ये शर्त रहेगी कि विवाह के बाद आपको कहाँ रहना पड़ेगा, लमनाई बनकर यहीं पर रहना पड़ेगा। और नहीं आए तो भाई आप जाओ, अगला नौकर हमारे पास आ जाएगा खुद, है ना। तो 1 महीने आप या कुछ समय तक क्या करते हैं भाई, सेवा करते हैं, और फिर पिता जो है वो प्रसन्न होकर क्या करते हैं भाई, आपका उससे विवाह कराकर उसको जो है घर में ही रखने का काम करते हैं। ठीक, विनिमय विवाह हो गया, हमने बात की थी एक्सचेंज वैल्यू, जिसमें आपका पैसा दिया जाता है। हो सकता है कि भाई आपके जैसे गौंड जनजाति में आप देखेंगे तो भाई जो वधु मूल्य है, इस वधु मूल्य में क्या दिया जाता है, बैल, सुअर और कपड़ा देने की परंपरा है। इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखना। एक विवाह इनमें होता है कौन सा भाई, दूध लौटावा विवाह होता है। दूध लौटावा को साल्टा पाल्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि मामा और फुआ, जो मामा और बुआ जो मतलब भाई बहन हो गए, इनके लड़के लड़कियों का विवाह आपस में होता है। ठीक, तो जो दूध लौटावा है, इसमें क्या होता है भाई, आपका ममेरे फुफेरे भाई जो होते हैं उनका विवाह होता है। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह हो गया, और इसके बाद घोटुल कस्टम हो गया, है ना। घोटुल कस्टम को हम अलग से पढ़ेंगे, अभी केवल ब्रीफ में इतना जान लीजिए। घोटुल क्या होता है, एक सांस्कृतिक केंद्र होता है इनका, जहां पर भाई क्या होगा, आपके सभी बच्चे जो हैं वो आपका जाते हैं, वहां पर अपनी संस्कृति को सीखते हैं, और उसी दौरान ये एक प्रणय संस्था के रूप में भी काम करती है, जहां पर भाई आप जो है वो आपस में एक दूसरे को पसंद कर कर जो है विवाह कर सकते हैं। तो घोटुल क्या है, इनका एक यूथ हाउस है, एक युवा गृह है। मेन रूप से इसको जानते हैं हम विवाह करने के लिए, लेकिन मेनली एक सांस्कृतिक केंद्र है, एक कल्चरल एक्टिविटी वाला क्या है भाई, आपका ये जो है वो पॉइंट है, एक सेंटर है जहां पर कल्चरल एक्टिविटी होती है। घोटुल को हम पढ़ेंगे कभी बहुत डीप में, वैसे आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन से उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है घोटुल। बाकी प्रीलिम्स के हिसाब से केवल ध्यान रखना कि भाई गोंड और मुड़िया जनजाति में जो है वो आपका घोटुल प्रथा पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला है अर्थव्यवस्था। काम होगा कृषि, जितनी भी जनजातियां अधिकतर या तो कृषि का काम करेंगी या तो जंगल वाला काम करेंगी। ठीक, ये भी आपका क्या करते हैं भाई, 2 प्रकार की कृषि करते हैं, एक होता है बारी और दूसरा कौन सा होता है, दाहिया। तो भाई बारी जो है वो क्या हो गई, जो घर के आसपास की जाती है स्थायी रूप से,
और दाहिया में अगर हम बात करें तो एक शब्द छुपा हुआ है, क्या भाई आपका दाह, और दाह का मतलब क्या होता है, अग्नि। तो भाई यहाँ पर क्या करेंगे, ये जंगलों को जलाकर जो है उसकी राख में क्या करते हैं भाई, खेती करते हैं। ठीक है, अब मुझे ये तो समझाना तो नहीं ना कि झूम कल्टीवेशन क्या होता है, हम पहले समझ चुके हैं चीज, तो फटाफट पॉइंट्स को देखते हुए चलते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें इनकी सांस्कृतिक विशेषताओं की, तो इनके पारंपरिक पर्व तैयार रखिएगा। पारंपरिक पर्व में एक इनका सबसे प्रमुख त्योहार है कौन सा भाई, मड़ई है, जो आपके मंडला वाले क्षेत्र में मनाया जाता है और मेनली आपका बनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद नवाखानी ध्यान रखना, नवाखानी मतलब क्या हो गया आपका, जब नया कोई अन्न आता है तब ये त्योहार मनाया जाता है। छेरता हो गया। इसके बाद बिदरी पूजा ध्यान रखिएगा, इसमें बादल की पूजा की जाती है, किसके लिए भाई आपका, पानी बरसाने के लिए। मेघनाथ पूजा ध्यान रखिएगा, मेघनाथ पर्व इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है मेघनाथ। ठीक, हरदिली हो गया, बिंदकी हो गया, जावरा हो गया, बकपंती हो गया, हिरीटी हो गया, ये क्या है भाई, इनके पर्व हैं। अब ये पर्व आपको याद करने हैं, है ना, तो ये क्या होंगे, आपको मैंने क्या कहा कि आपको याद तो रहेगा कि भाई हाँ छेरता एक पर्व है, लेकिन है किसका ये भूल जाओगे, तो इसका केवल एक ही उपाय है, एक ही दवाई है, एक ही औषधि है, क्या एक साथ लिख लो सबको, और क्या करते रहो, मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करते रहो। देखो बाकी चीजें आपको याद रहेंगी, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, यहीं पर कंफ्यूज हो गया आप, इसलिए इनको क्या कर लो भाई, एक साथ लिख लो। इसके बाद इनके नृत्य ध्यान रखना भाई, इनके नृत्य कौन कौन से हैं, सैला नृत्य हो जाएगा। अब देखो ये नृत्य जो है ना, इनके साथ साथ इसके आसपास की जनजाति में भी देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर गोंड है, यहीं पर आपकी भारिया भी है, यहीं पर आपकी बैगा जनजाति भी है, तो लगभग आपको ये नृत्य जो है वो सभी जनजातियों में क्या मिलेंगे, कॉमन रूप से देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ध्यान रखना, सैला नृत्य हो गया। इसके बाद गेंडी नृत्य या गेंडी नृत्य हो गया। गेंडी क्या होता है भाई, एक आपका लकड़ी का जो है वो दो बांस होते हैं, उसमें एक पैर रखने का ऐसा स्टेप जैसा बना होता है, देखा होगा ना आपने। ठीक है, और इस पर जो है वो आपका खड़े होकर क्या किया जाता है भाई, आपका डांस किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है भाई, आपका गेड़ी नृत्य कहा जाता है। इसके बाद भाई रीना ध्यान रखना, रीना हो गया, कर्मा हो गया, भदौनी हो गया, ये क्या है भाई, इनके आपके प्रमुख नृत्य हैं। इसके बाद एबालतोर नृत्य ध्यान रखना, ये मड़ई पर्व के दौरान किया जाता है। इसके बाद भाई आपका सजनी दीवानी ध्यान रखना, ये भी क्या है भाई, इनके आपके पर्व हैं। ठीक, नाट्य में ध्यान रखना, स्वांग मतलब क्या होता है, नाटक, तमाशा मतलब भी क्या होता है, नाटक, और गम्मत जो है वो इस क्षेत्र का विशेष रूप से, मतलब गम्मत आपका निमाड़ वाले क्षेत्र से लेकर जो है वो आपका मध्य तक जो है वो गम्मत आपका आयोजित होता है। तो इस पॉइंट को जो है वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो मड़ई की मैंने अभी बात की, तो मड़ई ध्यान रखिएगा, इनका क्या है भाई, एक आपका प्रसिद्ध पर्व है। और भाई ये हर साल आपका कब आयोजित होता है, जनवरी से अप्रैल के मध्य आयोजित होता है। और इसमें एक प्रमुख जो इसका प्रमुख आकर्षण होता है वो मैंने अभी चर्चा करी, कौन सा भाई, एबालतोर नृत्य, या जिसको एबालतोई नृत्य कहते हैं। ये इस मड़ई का जो है वो मेन अट्रैक्शन होता है। इसके बाद ये मड़ई पर्व एक देवता को समर्पित है, जिनका नाम है आपका अंगदेव। और क्या करते हैं ये लोग, अंगदेव को कंधे पर बैठाकर क्या करते हैं भाई, उनकी सवारी निकालते हैं। और ध्यान रखना, नारायणपुर है कहां पर भाई, आपका छत्तीसगढ़ में। और भाई मध्य प्रदेश में मंडला है, यहाँ का मड़ई पर्व क्या है भाई, आपका विशेष रूप से फेमस है। भगोरिया कहाँ का फेमस है, झाबुआ और अलीराजपुर का। और भाई मड़ई कहाँ का फेमस है, नारायणपुर है आपका छत्तीसगढ़ में, और मंडला जो है वो आपका मध्य प्रदेश में। ठीक, चलिए इसके बाद इनकी धार्मिक विशेषताओं की बात करते हैं। तो भाई इनके पारंपरिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता ध्यान रखिएगा, बड़ा देव। एक आएंगे बड़ा देव, एक आएंगे बूढ़ा देव। दोनों जनजाति बैगा गोंड में दोनों को माना जाएगा, लेकिन गोंड जनजाति ज्यादा महत्व देगी किसको भाई, आपका जो है वो बड़ा देव को देगी। और बैगा जनजाति किसको देगी भाई, आपका बूढ़ा देव को देगी। अब ध्यान रखना भाई, बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है कि बैगा है, गोंड है, इसलिए भाई ये बड़ा देव को मानेगी। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना, बड़ा देव कौन होते हैं, इनके में एक सृजन करने वाली शक्ति, पावर ऑफ क्रिएशन, जिसने क्या किया, किसी भी चीज का सृजन किया है। दूसरा ध्यान रखना कौन होते हैं भाई, दूल्हा देव होते हैं, विवाह के देवता। इसके बाद बूढ़ा देव हो गए।
खैरमाई ध्यान रखिएगा, खैरमाई कौन होती है भाई, इनके गांव की माता होती है। इसके बाद नारसेन ध्यान रखिएगा, ये रात को क्या करते हैं भाई, जो गांव की बाउंड्री है वहां पर क्या करेंगे भाई, आपका पहरा देने का काम करते हैं, पेट्रोलिंग वाला काम करते हैं। इसके बाद भिवासु देवता जो है वो ध्यान रखिएगा, तो ये देवता 1 से 2 बार आप पढ़ लीजिएगा तो ये आपको क्या रहेंगे भाई, याद रहेंगे। इसके बाद भाई जनजाति है तो प्रकृति पूजक होगी, और प्रकृति पूजक के साथ साथ जो है वो आपका नारायण, नाग, पीपल, इन सब की क्या करेगी भाई, पूजा करेगी। चलिए, तो यहां तक आपकी जो है वो क्या हो गई भाई, गौंड जनजाति हो गई। अब इसके बाद आगे की जनजातियां हम देखेंगे कल, तो फिर इसके आगे बढ़ते हैं आपका कल। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।